नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से क्या लौटे। पत्रकारों ने उन पर सवाल दाग दिया और पूछा कि नए मंत्रिमंडल का क्या होगा। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और विस्तार के बारे में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की भाषा समझने वाले नए दौर की राजनीति में हमें यह भी समझना होगा कि आखिर विष्णुदेव साय ने ऐसा क्यों कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जबकि एक जिम्मेदार मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बकायदा तारीख भी तय कर दी गई है। 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी, जबकि सीएम साहब कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करो। इसी इंतजार के बीच हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि पुराने चेहरों की पूछ परख शुरू हो गई है। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल सरीके पुराने चेहरों के अलावा गजेंद्र यादव जैसे यादव समाज के दुर्ग के नए विधायक के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल नए दौर की राजनीति में जहां जातिगत समीकरण को गहराई से समझा जाता है, छत्तीसगढ़ में पहले दावा किया जाता रहा कि ओबीसी समाज में साहू समाज की सर्वाधिक आबादी के बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी समाज की आबादी आती है। लेकिन जैसे ही क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट लीक हुई, यानी आधिकारिक रूप से छविलाल पटेल द्वारा बनाई गई उस रिपोर्ट को जाहिर नहीं किया गया, जिनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन सितंबर 2019 में किया गया और 6 महीने की की कार्यावधि बढ़ते बढ़ते 31 अक्टूबर 2022 तक अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सकी और 21 नवंबर 2022 को उस समय की भूपेश बघेल सरकार को जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, वो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट के अनुसार यादव समाज की आबादी छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर है, जबकि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी के लिए पहले दावा किया जाता रहा कि यह संख्या 51 से 52% है। लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी महज 41% बताई गई थी। वैसे तो आज की तारीख तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह मुद्दा बार बार विधानसभा में घूमता रहा। विष्णुदेव साय की सरकार बने 2 महीने हुए थे, फरवरी 2024 में भी यह मुद्दा गूंजा, लेकिन आधिकारिक रूप से वो रिपोर्ट आज की तारीख तक जारी नहीं की गई। इस रिपोर्ट के अलावा भी नई सरकार ने विश्वकर्मा आयोग का गठन करते हुए पिछड़े वर्ग की आबादी की ठीक संख्या इसलिए जानने की कोशिश की जिसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर नए दौर की पॉलिटिक्स में जातियों की संख्या मायने रखती है। संख्या बल के आधार पर भी मंत्रिमंडल के चेहरे तय किए जाएंगे, साथ ही क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा जाएगा। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो कुल जमा मुख्यमंत्री को मिलाकर 11 मंत्री हैं, उसमें 2 नए चेहरों के लिए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा जाएगा। मौजूदा समय में जहां सरगुजा संभाग से 4 मंत्री हैं, बिलासपुर से 3, रायपुर से सिर्फ 1 मंत्री है, बस्तर संभाग से भी 1 मंत्री है, जबकि दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। ऐसे में राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी यह मानकर चल रहा है कि बस्तर संभाग से 1 और मंत्री बनाया जा सकता है और रायपुर से 1 मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो एक नई खबर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, कुछ लोग इसे विस्तार का नाम दे रहे थे। इस पुनर्गठन के माध्यम से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि किसे परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जाएगा और किसे संतुष्ट करने के लिए आगे लाया जाएगा। क्या क्षेत्रीय आधार पर 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे, क्या जातीय आधार पर कुछ और लोगों को तवज्जो दी जाएगी? इसे समझने से पहले हम CL पटेल क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से निकलकर सामने आई, जिसे आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया। छविलाल पटेल क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है। ये संख्या 30,05,661 बताई गई, जबकि ओबीसी वर्ग की अलग अलग कुल 95 जातियां हैं। साहू समाज की 30 लाख से ज्यादा आबादी का कुल ओबीसी प्रतिशत है 24.3। इसी तरह दूसरे नंबर पर यादव समाज, जिनकी संख्या 22,67,500 बताई गई, प्रतिशत के लिहाज से इनकी संख्या बताई गई 18.12। उसी तरह ढीमर समाज जो लगभग 12 लाख के आसपास है, इनकी आबादी बताई गई 9.52%। इसी तरह मरार पटेल समाज की आबादी भी 9 लाख बताई गई, प्रतिशत के लिहाज से 7.18% इनकी ओबीसी आबादी है। 5वें नंबर पर कुर्मी समाज की आबादी बताई गई 8,37,225, प्रतिशत के लिहाज से 6.69%। इसी तरह पनिका समाज की आबादी 4 लाख बताई गई, प्रतिशत के लिहाज से 3.22। कलार समाज की आबादी करीब 4 लाख बताई गई, प्रतिशत के लिहाज से 3.12।
इसी तरह मुस्लिम आबादी भी लगभग 4 लाख बताई गई। प्रतिशत के लिहाज से 3.04% इनकी आबादी बताई गई, जबकि ओबीसी समाज की 2 अन्य जातियों में 90 नंबर पर कोस्टा है, जिसमें अधिकांश देवांगा समाज की आबादी है। 3,20,033 इनकी संख्या बताई गई। प्रतिशत के लिहाज से 2.55, जबकि धोबी समाज की आबादी 3,16,095, प्रतिशत के लिहाज से 2.53% इनकी आबादी बताई गई। ये वो आंकड़े जो सोशल मीडिया में तो जाहिर हो गए, लेकिन फरवरी 2024 में विष्णुदेव साय की जब नई सरकार बनी थी तब मंत्री नहीं बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा के अंदर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। यही मांग राज्यपाल की ओर से भी की गई थी, जिसके आधार पर आज की तारीख में आरक्षण का मसला अटका हुआ है। छविलाल पटेल आयोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आगे गहराई से समझेंगे। फिलहाल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जमवाल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय के अलावा छत्तीसगढ़ संगठन के प्रभारी नितिन नवीन से क्या बातचीत हुई ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ नेता खुद के नाम को आगे कर रहे हैं, उस पर पार्टी गहराई से समझने की कोशिश कर रही है। खासकर ऐसे माहौल में जब बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल से अलग हो चुके हैं या अलग करवाए गए हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को भी ध्यान में रखते हुए क्या कुछ और लोगों को संतुष्ट किया जाएगा? आखिर किसका परफॉर्मेंस खराब है, यह भी समझने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गहराई से इस बात की भी पड़ताल हो रही है, भ्रष्टाचार और घोटाले से अभी तक विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर उस तरह से उंगली नहीं उठाई गई, जिन कारणों से पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार खासी परेशान थी, जिन कारणों से उनकी पराजय हुई। ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव में जो पुलिस भर्ती हो रही थी, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रद्द कर दिया। ये ताजा रिपोर्ट आ रही है कि विष्णुदेव साय सरकार ने राजनांदगांव जिले की पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया है। यह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि संदेह के आधार पर जांच के दायरे में आए एक कांस्टेबल का नाम संदेही के रूप में था। उसी संदेही कांस्टेबल ने अपने हाथ में सुसाइड नोट लिखा, जिसमें साफ तौर पर लिखा कि बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस आरक्षण भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से विष्णुदेव साय सरकार अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। जिन भी मंत्रियों की शिकायत हो रही है उनकी अलग से जांच की जा रही है। हमारे बेहद ही जिम्मेदार सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली से पार्टी शीर्ष ने यह तय किया है कि जिस भी मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करनी हो, आप फ्री हैंड हो। नए मंत्रियों के चयन को लेकर जैसे ही पत्रकारों ने कुछ नए किस्म का प्रश्न पूछा कि क्या 13 की लिमिट से ज्यादा बढ़कर 14 भी मंत्री हो सकते हैं, तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज गौर करें। किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव तो गंभीरता से जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके बगल में और उनके पीछे खड़े शख्स को हंसी आ गई। इस हंसी पर भी गौर करें और इस पर भी गौर करें कि क्या 13 की बजाय 14 भी मंत्री हो सकते हैं। सर, कल मंत्रिमंडल को लेकर भी एक बैठक हुई है और इसमें सर क्या 13वें से 14वें भी हो रहे हैं सर? बहुत जिज्ञासा है। नहीं, आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में आज का ये बैठक था। 13वें से 14वें की चर्चा है और जिज्ञासा है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है सर। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नियम अनुसार विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल 90 विधायक है, इस लिहाज से 15% की संख्या 13.5 आती है। अब 13.5 तो मंत्री बन नहीं सकते, इसलिए 13 की संख्या निर्धारित की गई है। फिलहाल 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं और 2 से 3 किसे हटाया जा सकता है, इस पर कवायद चल रही है। काफी लंबा समय हो गया। पहले माना जा रहा था कि जैसे
ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद गठन होगा। उसके बाद कई तारीखों के कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने तो खुद को मंत्री बनवाने के लिए खबरें भी छपवा ली। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति धूप में चली हल्के पांव हो रही है। लगातार समझने की कोशिश की जा रही है कि जाति का संतुलन कैसे साधा जाए। एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि छविलाल पटेल की क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट में कितनी गहराई थी, जिसे जानने समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी वर्ग के सर्वाधिक आबादी वाले साहू समाज के तोखनलाल साहू को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। एक डिप्टी सीएम अरुण साहू को बनाया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने के लिए आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के सर्वे में एक बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी सबसे बड़ी संख्या में हैं। ये जिले हैं रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद और धमतरी, जहां ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है। इसी जाति का समीकरण को ध्यान में रखते हुए जब विष्णुदेव साय सरकार की ओर से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वो तारीख थी 13 दिसंबर 2023 की, जब सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। उसमें विजय शर्मा बेहद चौंकाने वाला नाम था। ऐसे माना गया कि उनकी हिंदूवादी छवि और सामान्य वर्ग से एक साफ सुथरे युवा चेहरे को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन 9 दिन बाद 22 दिसंबर 2023 को जैसे ही 9 अन्य मंत्रियों का नाम सामने आया तो वहां चौंकने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। वो नए नाम जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था वो मंत्री बनाए गए, जिनमें ओपी चौधरी के नाम पर तो किसी को आश्चर्य नहीं था, लेकिन लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल जैसे नए नामों के सामने आने के बाद लोगों को बहुत हैरानी हुई और समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों सिर्फ 4 पुराने चेहरे ही शामिल किए, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेता, केदार कश्यप और दयालदास बघेल तो शामिल थे। लेकिन जो 7 नए चेहरे आए उन्हें देखकर यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों के अलावा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोगों को यदि गलतफहमी है कि वो सीनियर होने के कारण पार्टी में अपनी जगह बना लेंगे तो गलतफहमी उनकी दूर हो गई। भाजपा की ऐसी ही नए दौर की राजनीति को लोग समझने की कोशिश कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रयोग किए गए हैं। अब लोकसभा चुनाव को बीते 6 महीना हो चुका है और विष्णुदेव साय की सरकार को बने भी 1 साल हो चुका है, यानी कुल 20% कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से किरण सिंहदेव के नाम की भी चर्चा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ सुथरा चेहरा है, बेहद व्यवहारिक है, जिनके नेतृत्व में कुशलता पूर्वक लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटों पर विजय मिली। बृजमोहन अग्रवाल के मंत्रिमंडल से हटने के बाद सामान्य वर्ग से 1 सीट खाली हुई, तो ऐसे माना जा रहा था कि जिस तरह से नए प्रयोग हो रहे हैं तो किरण सिंहदेव इस मामले में एकदम फिट बैठते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। फिलहाल इस पर कयास लगाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में पैदा किया गया, जाति जाति की पॉलिटिक्स को जिस तरह से हवा दी गई और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से राहुल गांधी भरे मन से पत्रकारों से उनकी जाति पूछ लेते हैं और मौके की राजनीति के हिसाब से धर्म पर भी आस्था प्रकट कर देते हैं। कभी भी किसी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदा दौर में रक्षाबंधन वाली तस्वीर नहीं देखी। हाँ, एक तस्वीर जो हमेशा ईद से पहले रोजा अफ्तार की नजर आती थी, वो दावतों वाली तस्वीरें फिलहाल गायब हो गई है। बदले हुए हालात की ये बदली हुई तस्वीर है कि हमारे नेता किस तरह से अवसर की राजनीति करते हुए कभी टोपी लगा लेते हैं तो कभी टीका लगा लेते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। प्रियंका गांधी की ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया में किसी ने पोस्ट की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि घाट घाट में पानी बदले, कोस कोस में वाणी, हर प्रदेश में धर्म बदले, पिंकी गिरगिट रानी। ऐसे चुभने वाले तीखे व्यंग्य बाण के कारण ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीलेश शर्मा नामक एक पत्रकार को जेल में बंद करवा दिया था। वो छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यंग्य लिखा करते थे, नाम नहीं लिखते थे, कका बाबा लिखा करते थे और सौम्या चौरसिया के लिए वो तो सेठानी शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन व्यंग्य जब समझ न आए और आलोचना तीखी लगने लगे तो वहां घमंड और अहंकार हावी हो जाता है, जिसकी परिणति होती है
कि उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है जिसे लोकतंत्र से मजबूती मिलने का दावा किया जाता है। मौलिक अधिकारों के हनन नहीं होने की वकालत करने वालों के सुर तब का थम जाते हैं जब बोलने की आजादी पर इस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। राजनीति के ऐसे विविध रंगों के बावजूद हमारा कहना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।